आज की क्लास में हम संघनन बहुलक, जिसको हम पदस्वर्धी बहुलक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें दो प्रकार के बहुलक विशेषकर, एक तो पॉलीएस्टर, दूसरा पॉलीएमाइड। पॉलीएस्टर में आता है आपका टेरिलीन और गिलपटल, और पॉलीएमाइड में हम पढ़ते हैं नायलॉन 66 और नायलॉन 6। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी एकले की इकाई कैसे क्या होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, प्लस इन बहुलकों का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संघनन बहुलक के बारे में। यहाँ से कि संघनन बहुलक क्या लिखा है, संघनन बहुलक। इस बहुलक को हम क्या कह सकते हैं, पदस्वर्धी बहुलक। याद हो तो हमने जब स्टार्ट किया था संश्लेषण के आधार पर बहुलक, तो वहाँ हमने इनके बारे में पढ़ा था कि संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक योगात्मक बहुलक, जिसको आपने नाम दिया था संकलावर्धी बहुलक, और संघनन बहुलक पदस्वर्धी बहुलक। अब देखो, इस बहुलक में हम सबसे पहला प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पॉलीएस्टर बहुलक। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पॉलीएस्टर बहुलक के दो उदाहरण दीजिए। तो पहली बात, पॉलीएस्टर बहुलक होता क्या है। देखो, पॉलीएस्टर में क्या आ रहा है, एस्टर। तो वे बहुलक जिसमें कौन सा बंध पाया जाए, एस्टर बंध पाया जाता है, उससे हम पॉलीएस्टर बहुलक कहते हैं। वो हम ये लिख लेते हैं कि वे बहुलक जिनमें एस्टर बन, वे बहुलक जिनमें एस्टर बन। अब एस्टर क्या होता है बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O और O, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर बोलते हैं। तो वे बहुलक जिसमें क्या एस्टर बंध पाया जाता है, उन्हें पॉलीएस्टर बहुलक कहते हैं। वे बहुलक जिनमें एस्टर बंध पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीएस्टर बहुलक कहते हैं। अभी यहाँ से एक चीज़ और समझना, इसके दो एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो गए टेरिलीन, क्या लिखा है, टेरिलीन। इस टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन। और एक एग्जाम्पल तो आपको ये हो गया, और दूसरा गिलपटल। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि संघनन बहुलक में स्टार्ट किया है, उसमें हमने पहले लिखा पॉलीएस्टर बहुलक। तो वे बहुलक जिसमें कौन सा बंध हो, एस्टर बंध होता है, उसे पॉलीएस्टर बहुलक कहते हैं। और पॉलीएस्टर बहुलक कौन कौन से अपने अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग, टेरिलीन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन, और एक होता है गिलपटल। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका नंबर ये फर्स्ट लिया, तो इसमें यहाँ से नंबर 1 पर लिखते हैं हम टेरिलीन। क्या लिखा है, टेरिलीन। टेरिलीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेक्रोन। क्या कहते हैं, बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, टेरिलीन या डेक्रोन। सबसे पहले हमें इनकी एकले की इकाई पता होनी चाहिए। तो टेरिलीन या डेक्रोन की एकले की इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस तरथेलिक अम्ल। तरथेलिक अम्ल इसकी एकले की इकाई होती है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब एथिलीन और तरथेलिक अम्ल के मिश्रण को 420 से 407 केल्विन ताप पर जिंक एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के साथ बहुलकीकरण किया जाता है, तब टेरिलीन बहुलक का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे, जब एथिलीन ग्लाइकोल तथा तरथेलिक अम्ल को 420 से 460 केल्विन ताप एवं जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, बिल्कुल नाम याद होना चाहिए, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड
उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब एथिलीन ग्लाइकोल तथा तेरेप्थेलिक अम्ल को 420 से 460 केल्विन ताप जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो टेरिलीन प्राप्त होता है। बेटा भैया संरचना समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी कि एथिलीन ग्लाइकोल और तेरेप्थेलिक अम्ल का सूत्र कैसे याद करें, तो मैं देखो यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझो। यहाँ मैंने क्या लिखा आपका एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल। देखो बेटा मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको समझाया था CH2 को हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन। CH2 को हम क्या बोलते हैं, CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी होते हैं तो मेथिलीन बोलते हैं। एथिलीन, जब मेथिलीन में एक CH2 आएगा, एथिलीन में कितने CH2, 2 CH2 आएंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेथिलीन का मतलब एक CH2, एथिलीन का मतलब 2 CH2, और ग्लाइकोल लास्ट में आपका आ गया ओल। ओल किसका अनुलग्न होता है, एल्कोहल का। क्या होता है, एल्कोहल। तो याद करना एथिलीन का मतलब क्या याद किया हमने, CH2 CH2। ओल है तो एक OH इधर जोड़ दिया और दूसरा OH इधर जोड़ दिया, ये क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। CH2 CH2 दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, OH, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। एक तो याद हो गया। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरा आपका क्या है, तेरेप्थेलिक अम्ल। देखो थैलिक अम्ल का देखो आपने क्या बनाया, ये बेंजीन वाले बनाई, बेंजीन वाले बना दी। देखो एक आया थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का मतलब होता है बेंजीन वाले के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़े होंगे, और यहाँ पर शब्द है टर। टर का मतलब टक्कर। टक्कर कब होती है, जब आमने सामने। तो एक कार्बोक्सिल समूह को आपने यहाँ जोड़ दिया तो दूसरा उसके सामने, ये पैरा वाली कंडीशन हो गई 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं हम तेरेप्थेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, तेरेप्थेलिक अम्ल। जब कार्बोक्सिलिक समूह है बेंजीन वाले पर, जब कार्बोक्सिलिक समूह है बेंजीन वाले पर आमने सामने होंगे तब तो उसको बोलते हैं तेरेप्थेलिक अम्ल। और 1 2 अर्थात ऑर्थो वाली कंडीशन होती है तब बोलते हैं थैलिक अम्ल। और ये कौन सी कंडीशन है, 1 4 वाली, पैरा वाली। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तेरेप्थेलिक अम्ल का मतलब ये हो गया, और एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो इनकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या लिखा है हम, एथिलीन ग्लाइकोल, तो कैसे लिखेंगे, HOCH2CH2OH हो गया। ये तो क्या हो गया आपका, एथिलीन ग्लाइकोल। बस लिखने का तरीका अगर आपको आता है तो कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, तेरेप्थेलिक अम्ल। जो तेरेप्थेलिक अम्ल में मैंने क्या किया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, तो इसको मैंने लिख दिया HOC डबल बॉन्ड O। आगे देखो COOH लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जोड़ दो बेंजीन वाले, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, ये बेंजीन वाले। क्या जुड़ गया यहाँ पे आपका, ये बेंजीन वाले हो गई। अब एक तरफ O जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो इसके कितने अणु भाग लेंगे, N, इसके भी कितने अणु भाग लेंगे, N। तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, तेरेप्थेलिक अम्ल। तेरेप्थेलिक अम्ल आपने इसको नाम दिया। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से OH, यहाँ से H बार चला गया, क्लियर है। यहाँ से सॉरी एक तरफ से इधर से OH चला जाएगा, और इधर से क्या बार चला गया, H बार चला जाएगा, और ये स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब जोड़ेगी तो कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, CH2O C डबल बॉन्ड O, ये आपकी बेंजीन वाले, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर आपकी इस प्रकार से बनती है। अब देखो इसमें इधर अगर O नहीं लगा तो इस O को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इधर से आपने H निकाल दिया, और इधर से आपने क्या निकाल दिया, OH, समझने के हिसाब से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो इस पूरे के आपने क्या लगा दिया, N। क्या लगा दिया, N। पूरे के क्या लगा दिया, N। और ये क्या बन गया आपका, टेलिन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्रोन। टेलिन या डेक्रोन। अब सबसे विशेष बात है कि इनका उपयोग
किसकी बात कर रहे हैं हम? इनके उपयोग की। तो एक तो याद रखना कि सबसे विशेष बात है कि टेरिलीन रेसे होते हैं। क्या होते हैं आपके? टेरिलीन रेसे क्रीज रोधी होते हैं। टेरिलीन रेसे क्रीज रोधी होते हैं तथा इनका उपयोग हेलमेट बनाने में किया जाता है। हेलमेट का जो आगे का कांच होता है वो इसी का बना होता है। तो टेरिलीन रेसे क्रीज रोधी होते हैं तथा उनका उपयोग हेलमेट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप, चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप और चालक बेल्ट बनाने में तो विशेष क्लियर होना चाहिए टेरिलीन। और ये विशेष याद करना, टेरिलीन रेसे कैसे होते हैं? क्रीज रोधी रेसे होते हैं। टेरिलीन रेसे क्रीज रोधी होते हैं तथा इनका उपयोग हेलमेट बनाने में किया जाता है। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप में और चालक बेल्ट बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब फटाफट एक बार इसका हम शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने क्या लिखा? संघनन बहुलक जिसको हम पदस्वर्धी बहुलक भी कहते हैं। संघनन बहुलक जिसको हम क्या बोलते हैं? पदस्वर्धी बहुलक भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? पॉलिएस्टर बहुलक। जो संघनन कैसे नहीं हुआ कि जब दो अणु आपस में जोड़ते हैं तो छोटे अणु का विलोपन हो गया, तो वो बहुलक कौन सा होता है? संघनन बहुलक होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बातें की है। तो पॉलिएस्टर बहुलक वह बहुलक जिसमें कौन सा बंध हो? एस्टर। जो ये एस्टर बंध कहाँ से बना? देखो इसमें ये गौर से देखो, ये स्ट्रक्चर, ये क्या आपका एस्टर बंध है। इसके आगे अणु जोड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा? एस्टर। तो वे बहुलक जिसमें एस्टर बंध बनता है उसे पॉलिएस्टर बहुलक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए। एक तो गया कौन सा? टेरिलीन ऑब्लिक डेक्रोन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख दिया हमने? गिल पटल। क्या लिख दिया? गिल पटल। इसके बाद टेरिलीन ऑब्लिक डेक्रोन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एकलिक इकाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्येक बहुलक की एकलिक इकाई आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो इसकी एकलिक इकाई कौन सी होगी? एक तो एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा हो गया ट्रेप्थेलिक अम्ल। ठीक है, ये कंडीशन याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है कि टेरिलीन या डेक्रोन एकलिक एथिलीन ग्लाइकोल पर ट्रेप्थेलिक अम्ल। और विशेष याद करना है कि ये क्या होते हैं? रेसे होते हैं। क्या होते हैं? रेसे होते हैं। 420 से 460 केल्विन ताप जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये बनता है। इसको कैसे लिखोगे वो मैंने यहाँ समझा दिया। टेरिलीन रेसे क्रीज रोधी होते हैं। कैसे क्रीज रोधी होते हैं? उपयोग हेलमेट बनाने में किया जाता है। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप और चालक बेल्ट बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुआ पॉलिएस्टर बहुलक का पहला टेरिलीन। अब नंबर 2 पे लेते हैं गिल पटल। गिल पटल में बेटा सेम एकलिक इकाई होती है, इतना अंतर है। एथिलीन ग्लाइकोल होगा, ट्रेप्थेलिक अम्ल के स्थान पर केवल थैलिक अम्ल होगा। थैलिक अम्ल, और इसका उपयोग पेंट और पल्ले बनाने में किया जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करें। अब देखो आगे बात करें तो संघनन बहुलक में पॉलिएस्टर चल रहा था, और पॉलिएस्टर का अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? गिल पटल। किसकी बात करेंगे? गिल पटल की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर 2 मैंने लिख दिया गिल पटल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। गिल पटल एकलिक इकाई सेम उसी की तरह याद करनी है। गिल पटल की एकलिक इकाई क्या होती है? एथिलीन ग्लाइकोल। अभी बताया था एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा होता है आपका थैलिक अम्ल। क्या होता है? थैलिक अम्ल। तो गिल पटल की एकलिक इकाई क्या होती है? एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक अम्ल। अब देखो वो था ट्रेप्थेलिक अम्ल, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन वाले के आमने सामने था, और थैलिक अम्ल में कंडीशन होती है ऑर्थो वाली। कैसे समझाऊं? यहाँ पे देखो ये बेंजीन वाली बनाई आपने, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये कंडीशन होती है कि इसमें थैलिक अम्ल 1-2 वाली कंडीशन में होते हैं। अब इसका बहुलकीकरण करना है तो सिंपल सा तरीका देखो, यहाँ पे कोई विशेष एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? HOCH2CH2OH। क्या हो गया ये? एथिलीन ग्लाइकोल
एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब देखो थैलिक अम्ल, अब ऐसे जो इस थैलिक अम्लों को हमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि हम आसानी से जल का अणु बाहर निकाल सकें। तो मैंने क्या किया, देखो इधर HOC डबल बॉन्ड O, एक इधर बना दिया C डबल बॉन्ड OOH, ये तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये बेंजीन वाले से जोड़ा तो बेंजीन वाले इस प्रकार से बना दी, समझ में आ गया बिल्कुल। देखो 1-2 वाला रिलेशन है, मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल जब 1-2 वाले रिलेशन पे जुड़ा तब थैलिक अम्ल बोलेंगे, और 1-4 वाले पर तब थैलिक अम्ल नाम होता है। अब तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, क्या कर दो इसका बहुलकीकरण, तो इससे जल के अणु कितने हो जाएंगे बाहर, इनके कितने अणु लेंगे हम N, तो एक तरफ से निकाल दो। जैसे सपोज किया कि इधर से हमने क्या किया, इधर से H उधर से OH बाहर निकाल दिया, इधर से एक H बाहर, देखो हो गया, और इधर से आपने जैसे यहाँ से आपने क्या किया, OH बाहर निकाल दिया, तो इधर से H बाहर निकाल दिया। अब शेष कंडीशन को आप आपस में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका OCH2 O C डबल बॉन्ड O, यहाँ कंडीशन ये दर्शा दी, और ये क्या बना दिया आपने बेंजीन, ये क्या हो गया N, इसको क्या नाम दे दिया था, गिलपटल, क्या नाम है, गिलपटल। तो बेटा अगर जिसको ट्रेलिन या डेक्लोन याद है उसको गिलपटल याद करने में कोई परेशानी नहीं है, एक लिखा है सीधी माइंड में बात होनी चाहिए, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक अम्ल होता है। अब देखो अगर हम उपयोग की बात करें तो इसके दो उपयोग भी लिख लेते हैं। किसी गिलपटल के उपयोग की बात करें तो पहला जो इसका उपयोग होता है वो पेंट व सुनहरी वोनिस, जिसको आप पॉलिश बोलते हैं, वोनिस के निर्माण में, क्या लिखा है, पेंट व सुनहरी वोनिस के निर्माण में, और नंबर 2 प्रलेप और पैरलक्स बनाने में। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, पेंट से रिलेटेड है उपयोग, पेंट व सुनहरी वोनिस के निर्माण में और प्रलेप और पैरलक्स बनाने में। तो फिर से याद करना है, संघनन बहुलक, पदस्थ बहुलक, बहुलक के अंदर पॉलिएस्टर बहुलक, और पॉलिएस्टर का दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने, गिलपटल। गिलपटल की एकलक इकाई एथिलीन ग्लाइकोल, गिलपटल की एकलक इकाई एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, थैलिक अम्ल, क्या हो जाएगी, थैलिक अम्ल। और विशेष इनके उपयोग याद कर लेना, पेंट व सुनहरी वोनिस के निर्माण, पेंट व सुनहरी वानिस के निर्माण में, प्रलेप और पैरलक्स बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्लास में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था पॉलीएस्टर बहुलक। अब बात करेंगे पॉलीएमाइड बहुलक, ये भी संघनन बहुलक है। तो संघनन बहुलक जब किसी छोटे अणु का विलोपन होगा तो वो बहुलक कौन सा कहलाएगा, संघनन बहुलक। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें इसको, फिर हम बात करते हैं इसके पॉलीएमाइड बहुलक। अब जो नेक्स्ट की बात करें, अब संघनन बहुलक में अगला जो प्रकार आपका आता है वो आएगा पॉलीएमाइड। वे बहुलक जिसमें कौन सा बंध पाया जाए, एमाइड बंध पाया जाता है, उसे हम पॉलीएमाइड बहुलक कहते हैं। सिंपल, को विशेष बात नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए कि बहुलक कौन सा चल रहा है आपका, संघनन बहुलक। संघनन बहुलक में सेकंड प्रकार हम क्या ले रहे हैं, पॉलीएमाइड बहुलक। संघनन बहुलक में अगला प्रकार कौन सा आपका, पॉलीएमाइड बहुलक। नाम से क्लियर हो जाएगा, वे बहुलक जिसमें कौन सा बंध पाया जाए, एमाइड बंध पाया जाता है, उसे हम पॉलीएमाइड बहुलक कहते हैं। ये लिखते हैं कि वह बहुलक जिसमें एमाइड बंध, वह बहुलक जिसमें एमाइड बंध पाया जाता है उसे, वह बहुलक जिसमें एमाइड बंध पाया जाता है उसे पॉलीएमाइड बहुलक कहते हैं।
अब इसके एग्जाम्पल आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पर नायलॉन 66 और दूसरा एग्जाम्पल आपके है केवल नायलॉन 6। अब वो नायलॉन 66 का निर्माण कैसे होता है वो मैंने पिछले वाली क्लास में बात की थी, फिर से हम रिपीट कर लेंगे यहाँ पे कि पॉली एमाइड बहुलक वे बहुलक जिसमें कौन सा बंध एमाइड बंध पाया जाता है। क्लियर बात। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा पॉली एमाइड बहुलक का एक उदाहरण दीजिए, तो नायलॉन 66 या नायलॉन 6। अब इसमें ये एक नंबर पे ले लेते हैं अपने यहाँ पे नायलॉन 66। क्या लिखा मैंने? नायलॉन 6। सबसे पहले बात क्लियर होनी चाहिए, नायलॉन 66 की एकलिक इकाई क्या होती है? हमने बात की थी हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडीपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडीपिक अम्ल के संघनन से नायलॉन 66 प्राप्त होता है। इसकी एकलिक इकाई, इसकी दोनों एकलिक इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 होने के कारण इसको नायलॉन 66 कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल, यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है। यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है तथा इसकी एकलक इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 होने के कारण इसे नायलॉन 66 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नायलॉन 66। अब देखो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल कैसे संज्ञा याद करोगे, ये मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से मैंने बता दिया। तो बिल्कुल माइंड आपकी क्लियर होनी चाहिए बात, तो बिल्कुल आपकी ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें इसको कैसे याद करना है। अब देखो हो गया इतना। अब देखो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर कैसे बताई थी? देखो मेथिलीन का मतलब हम क्या लिखेंगे? CH2। मेथिलीन का मतलब CH2 और कितने मेथिलीन? 6। एमीन का मतलब क्या होता है आपका? NH2। कितने NH2? 2। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर बन गई CH2 6, दोनों तरफ NH2। तो कार्बन कितने हो गए? 6। दूसरा आता है आपका एडिपिक अम्ल। अम्ल का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बना तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में HOC डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इधर भी C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो एक कितने कार्बन हो गए? 2। कितने कार्बन शेष बच गए? 4। तो 4 CH2 लिख दो। CH2 कितने हो गए? 4। बस इसका आप क्या करवा दो? आप संघनन करवा दो। और ये कंडीशन रखना, ये 553 केल्विन ताप और उच्च दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो 553 केल्विन ताप और उच्च दाब पर यह रिएक्शन संपन्न होगी। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या समझना है, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर चला गया, यहाँ से एक H और OH यहाँ से बाहर चला जाएगा। एक चीज़ बता दूँ, हमने क्या लिखा कि वह बहुलक जिसमें एमाइड बंध पाया जाता है। अब एमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है वो क्लियर होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड ONH, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एमाइड बंध। C डबल बॉन्ड ONH, इस बंध को क्या कहा जाता है? एमाइड बंध कहा जाता है। इस बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं? एमाइड बंध कहते हैं। तो कंडीशन कैसे लिखनी है देखो, समझो। यहाँ पे यहाँ से H गया तो NH हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे NH, फिर CH2 कितने अपने? 6। CH2 कितने? 6। और फिर देखो क्या बच गया आपका? NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 कितने? 4, C डबल बॉन्ड O वैलेंसी। ये आपका कौन सा बहुलक बन गया? नायलॉन
6 नायलॉन के आपने सुने, कपड़ों का नाम सुना, नायलॉन के कपड़े होते हैं, तो नायलॉन का मुख्य उपयोग रहस्य बनाने में किया जाता है। अब देखो यहाँ से इस बंद को आप गौर से देखो, ये बंद एमाइड बंद हुआ नहीं हुआ, C डबल बॉन्ड ONH उल्टा लिखा हुआ है। आगे जैसे इसके आगे जब ये इकाई जोड़ेगी तो जब C डबल बॉन्ड ONH जुड़ जाएगा। तो नायलॉन 6 किस प्रकार का बहुलक है जिसमें एमाइड बंद पाया जाता है, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, इनके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो उपयोग की जब हम बात करें, किसकी बात करें, उपयोग की बात करें, तो आपके माइंड में ये शब्द बिल्कुल क्लियर होने से, इसका उपयोग सीटो, ब्रुसो या ब्रुस कह लो, ब्रुस के, सुको तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से समझना कि जो आप सुबह सुबह मंजन करते हो, टूथपेस्ट करते हो, उस ब्रश के जो बाल टाइम में उसको जो आप बोलते हो वो इसी के बने होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो 2 मिनट में फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। सबसे पहले हमने लिखा है संघनन बहुलक का दूसरा प्रकार क्या है, पॉली एमाइड बहुलक, जिसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, एमाइड बंध पाया जाता है। एमाइड बंध की स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड ONH, बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसके 2 एग्जाम्पल अपने सिलेबस में दे रखे हैं, एक का नाम क्या है नायलॉन 6, एक का नाम क्या है नायलॉन 6 और दूसरे का नाम क्या दिया नायलॉन 6। अब बिल्कुल माइंड में बात फिट होनी चाहिए, खोपड़ी में सेट हो जानी चाहिए बात कि नायलॉन 6 की एकलिक इकाई क्या होती है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। अब यहाँ इसको 6 क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें जो कार्बन की संख्या होती है इसकी इकाइयों में, इसकी एकलिक इकाइयों में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होने के कारण इसको नायलॉन 6 नाम दिया गया। निर्माण कैसा हुआ वो मैंने आपको समझा दिया, पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। अब देखो सीटो, ब्रुसो के सुको एवं वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा उपयोग वो आएगा नायलॉन 6, जिसकी जो एकलिक इकाई होती है उसको हम बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। क्या बोलते हैं, कैप्रोलेक्टम कहा जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड आता है दूसरा नायलॉन 6। क्या लिखा है नायलॉन 6। सबसे पहले नायलॉन 6 की एकलिक इकाई क्या होती है, कैप्रोलेक्टम। क्या होते हैं, कैप्रोलेक्टम। और एक बात मैंने और बताई थी, नायलॉन 6 किस प्रकार का बहुलक है, पॉलीएमाइड बहुलक है। क्या है, पॉलीएमाइड बहुलक है। तो इसको प्राप्त कैसे करते, तो ऐसे लिखोगे कि कैप्रोलेक्टम, एक टेक्सचर कैसे बनाओगे वो बता दूंगा आपको। कैप्रोलेक्टम को जल के साथ, कैप्रोलेक्टम को जल के साथ गर्म करने पर, क्या लिखा है, कैप्रोलेक्टम को जल के साथ गर्म करने पर नायलॉन 6 प्राप्त होता है। कैप्रोलेक्टम को जल के साथ गर्म करने पर नायलॉन 6 प्राप्त होता है। अब एक बात सुनना, 6 का मतलब इसमें एकलिक इकाई एक ही है कैप्रोलेक्टम, कार्बन कितने होंगे 6। अब देखो इसमें एमाइड बंध तो बनेगा, क्या बंध बनेगा, एमाइड बंध। अब जो एमाइड बंध का मतलब क्या था आपका, हमने लिखा था NHC डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर तो होगी इसके अंदर, क्योंकि नायलॉन 6 किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएमाइड का, तो ये एमाइड बंध तो आएगा। अब इसके अलावा देखो एक कार्बन आ गया तो कितने कार्बन शेष बच गए, 5। कितने बच गए, 5। तो इसको आप इस प्रकार से बनाओ, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ लिखा N, ये H यहाँ जोड़ दिया और C डबल बॉन्ड O, कोई परेशानी, ये तो एमाइड बंध हो गया। अब हमें पता है इसके साथ कितने CH2 जुड़े होंगे, 5, क्योंकि एक कार्बन तो हो गया, तो कैसे लिखेंगे, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा और 5वां। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। क्या कहा जाता है, कैप्रोलेक्टम। अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको हमने गर्म किया, इसको हमने जल के साथ गर्म किया और गर्म करते समय इसका टेम्परेचर होता है वो 533 केल्विन से
543 केल्विन के मध्य जल के साथ इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे तो ये बंद यहाँ से टूट जाएगा, ये बंद यहाँ से टूटेगा। और सबसे विशेष बात, इसके कितने अणु लेते हैं हम? n। विशेष बात रखने, अणु कितने होते हैं इसके? n। टूटेगा तो क्या कंडीशन आएगी? देखो NH, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ दोगे तो ये क्या होगा? NH। तो यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे NH। अब देखो कितने CH2 है? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 को साथ में लिख देता हूँ। CH2 कितने? 5। और फिर लास्ट में क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हो गया। अब ऐसे कितने अणु बन जाएंगे आपके? N। यहाँ पर इसका नाम क्या लिख दिया आपने? नायलॉन 6। अब आप पूछोगे सर इसमें एमाइड बन तो आया नहीं। बेटा एमाइड बन कैसे आएगा? ये इसका एक अणु हुआ, इसके आगे एज इट इज ऐसा जब दूसरा अणु आएगा, इस अणु को जब आप आगे लिखोगे तो यहाँ NH आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो याद करना नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दोनों पॉली एमाइड बहुलक है, अर्थात इनमें एमाइड बंध पाया जाता है। क्योंकि ये कौन सा बंध है? ये क्या है? एमाइड बंध है। अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग टायर, वस्त्र, रस्सियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन 6 के उपयोग, क्या लिखा है? नायलॉन 6 के उपयोग। तो याद रखना है कि टायर, वस्त्रों एवं रस्सियों के निर्माण में नायलॉन 6 का उपयोग किया जाता है। इसके साथ आपके ये बहुलक, जो दो बहुलक थे, संगनन बहुलक के बड़े बड़े एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लें। सबसे मेन बात तो आपको ये याद रखनी है, नायलॉन 6 की एकलिक इकाई क्या होती है? कैप्रोलेक्टम। कैसा बहुलक है? पॉली एमाइड बहुलक है। और टायर, वस्त्रों एवं रस्सियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। निर्माण कैसा हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। तो आज की क्लास के अंदर हमने संगनन बहुलक स्टार्ट किया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संगनन बहुलक, संगनन में पहला था पॉलिएस्टर बहुलक, जिसके दो एग्जाम्पल थे, टेलिन और डेक्रोन। दूसरा है आपका पॉलीएमाइड, जिसके एग्जाम्पल है नायलॉन 6 और नायलॉन। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद वाले जो बहुलक है वो थोड़े बड़े हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बहुलक, जिसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेकेलाइट, उसके बारे में बात करेंगे। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामीन, ये ऐसे बहुलक है जिनसे काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।